नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एसएसआर वॉरियर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम आपके लिए लाते ही हैं। आज एक बड़ी खबर है। बाप बेटे ने आखिरी दांव खेला था। आखिरी दांव था ये। अब तक का जितने दांव इन्होंने खेले थे उसमें से ये आखिरी दांव था कि इस दांव में तो मोदी जी को मैं ट्रैप कर ही लूंगा और अमित शाह जी को भी ट्रैप कर लूंगा और उनके करीब चले जाऊंगा। और एक बार मोदी जी अमित शाह के करीब चले गए, फिर उसके बाद क्या है? भले ही हमने मोदी जी को गाली दी हो, हमने अमित शाह जी को गाली दी हो, हमने अमित शाह जी को घंटों इंतजार करवाया हो, ये कहा हो कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, अगर मिलना होगा बाहर नहीं, मातोश्री आओ। आप भले ही सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों और अभी वर्तमान में गृह मंत्री हों, तो खैर अभी की तो बात अलग है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इंतजार करवाया और कहा कि नहीं, मिलना हो तो मातोश्री आओ, मैं कहीं बाहर नहीं मिलता हूं। ये अकड़ है बाप बेटे की। और प्रधानमंत्री के फोटो को जूते से मारा, जूते से पीटा, जूते से। और ये बात अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान भूल जाते हैं तो वो भूल जाए, अमित शाह नहीं भूलते हैं। अमित शाह को सब चीज याद रहती है। आगे बढ़कर के वो गलती करते नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे बढ़कर के उन्होंने किसी नेता का अपमान कर दिया हो, किसी को अपमानित किया हो, किसी को बेइज्जत किया हो। कभी नहीं हुआ। उनको जो टास्क पार्टी ने दिया, उस टास्क को बखूबी निभाया, सफलतम उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। ध्यान रखिए, अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी 303 सीट लेकर के आई थी। 303 सीट उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। हालांकि पार्टी में सबको श्रेय दिया जाता है, तो ये अकेले अमित शाह जी की नहीं है, लेकिन अमित शाह जी के कंट्रीब्यूशन को बीजेपी के लोग इनकार नहीं करते सकते, नकार नहीं सकते। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बाहर बैठिए, और बाहर तो हम नहीं मिलेंगे, बाहर बैठिए नहीं, बाहर नहीं मिलेंगे, आइए मातोश्री वहीं मिलेंगे। और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गए थे, उनको बाहर बिठा दिया। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को उस अपमान का कोई अपमान पी लिया। मतलब ठीक है, वो सीजन्ड पॉलिटिशियन। इस मामले में फडणवीस जी, जिनको भाऊ कहते हैं हम लोग, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। मीठी मीठी बात बोलते हैं, काम नहीं करेंगे वैसे, लेकिन मीठी मीठी बात बोलेंगे आपके सामने में, आपको लगेगा कि वो तो हमारे ही हैं। तो इस दोनों बाप बेटे को भी ये भ्रम हो रहा था कि हमारे ही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई जनता में कोई भ्रम चले जाए, तो माननीय अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भ्रम तोड़ दिया। आखिरी बाजी थी दोनों बाप बेटे की कि ये एक मौका है जिस मौका पे हमारा हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी पूछ होगी, और ये एक लिटमस टेस्ट है जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़ सकती है। और इसलिए ये मौका है जब फटाक से हम उसके गैंग में घुस जाएं और बेटे को बचा लें। अब बेटे ने बाप को कहा कि ये मौका है, इससे स्वर्णिम मौका मिलेगा नहीं, इसी मौके का तो इंतजार था, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे भाग्य बड़े अच्छे हैं, ईश्वर ने हमारे पास अवसर भेज दिया है जेल से बचने के लिए। मौका क्या था? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनकर ने इस्तीफा दिया, हो गया। अब ये तो निश्चित थी नहीं कि उपराष्ट्रपति धनकर जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों दिया, काहे दिया, इस पर मैंने कई शोज किए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और इस तरह के घटनाक्रम होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये तो किसी को मालूम नहीं था। ना स्वयं धनखड़ को मालूम था, ना सत्तारूढ़ दल को मालूम था, ना विपक्षी अलायंस को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। तो इन दोनों बाप बेटे को लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका आ गया है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है।
कैसे भी करके इस मौके को अपने पक्ष में भुना लेना है और बस जेल से छुटकारा पा लेना है। आखिरी दांव चली दोनों बाप बेटे ने। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधा कृष्णन जी, जब से उनकी घोषणा हुई, ये दोनों बाप बेटा बैठ करके राज्यसभा और लोकसभा के आंकड़े को गिन रहे हैं। एनडीए को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में, इंडिया अलायंस को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में। और इस चुनाव में चूंकि पार्टी का व्हिप काम नहीं करता है, तो कोई कहीं किसी को भी चुन सकता है, ये उनके अंतरात्मा पर निर्भर करता है। तो इनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस के लोगों को उम्मीदवार को वोट कर दे, या इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग जो बीजेपी के और एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दे। ऐसा हो सकता है, व्हिप तो है नहीं, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है। बी सुदर्शन रेड्डी के चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो तो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं। और राज्यसभा में उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो एनडीए को हमारी जरूरत पड़ सकती है, और अगर हम ये कहें कि हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं और भी लोगों का इंतजाम हम कर देंगे, आप हमें मौका तो दीजिए। और लोगों का कौन? शरद पवार का। शरद पवार की पार्टी, शरद पवार जी को भी हम मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शरद पवार जी पहले से ही माने हुए हैं, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में अभी बने हुए हैं, दिल और दिमाग इंडिया अलायंस में है पवार जी का, शरीर उधर है, इंडिया अलायंस में है, और दिल और दिमाग दोनों जो है एनडीए में है, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सोचा बाप बेटे ने कि एक संदेशा भिजवाया जाए, और अब ये बात खुल करके आ रही है कि माननीय राज ठाकरे जो गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और मुख्यमंत्री को जो चादर उड़ाया था, उसमें भी इन बातों की चर्चा हुई कि क्या ये बात बन सकती है क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता हूं, ये तो ऊपर वाले जाने, मेरी इतनी औकात नहीं है कि इस मामले में मैं कोई अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताऊं। फिर भी आप कहते हैं तो देखा जाएगा। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि मेरे बड़े भाई का ये संकेत है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ ही वो मतदान करेंगे। तो ये बात बड़ी अंदरूनी चर्चा हो रही है, और ये बात कहां से लीक हुई है, ये पावर गैलरी में पता चल गया है। तो इस मुद्दे पर माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, किसका समर्थन लेना है, किसका समर्थन नहीं लेना है। जिनको जिनको समर्थन देना हम तो दे ही सकते हैं, हमने किसी को रोका है नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति तो किसी दल का है नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। जब तक चुनाव होना है तब तक होना है, चुनाव के बाद तो वो उनको निष्पक्ष रहना है। हालांकि धनखड़ साहब निष्पक्ष नहीं रह पाए और इसीलिए उनको जाना पड़ा, वो पक्षकार बन गए थे आखिरी दिनों में। तो इन्होंने कहा कि भाई फिर भी एक बार संदेश पहुंचा दिया जाए। संदेश पहुंचा। प्रधानमंत्री तक तो बात जो जाएगी सो जाएगी, गृह मंत्री ने ही बीच में कह दिया कि आपकी हमें मदद नहीं चाहिए। अब मित्रों देखिए, अब आप कह रहे हैं ना, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, अदालत निर्णय नहीं कर पा रही है, जेल नहीं जा पा रहा है,
जेल से भी अधिक स्थिति हो रही है दोनों बाप बेटे के लिए। और ये शुद्ध और सिद्ध हम लोगों की जो ये लड़ाई जारी है ना, ये जो पब्लिक ओपिनियन आपने बनाए हैं, आपकी जो मुखरता है ना, आपका जो संदेश है ना, आप जो रिएक्शन देते हैं ना अपने, उस सबको केंद्र सरकार और खास तौर से मोदी जी और अमित शाह जी जरूर देखते हैं कि भाई, तो उन तक ये संदेश जाता है कि जनमानस की क्या राय है, जनता दोनों बाप बेटे के बारे में क्या राय रखती है। उन्होंने कहा कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप वैसे देना चाहे तो दे दीजिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आइए और हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, आपको देना है आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, मैं आपको नहीं देने से तो रोक नहीं सकता हूं। अगर आप मुझे समर्थन देना चाहते हैं तो मैं रोकने के लिए भी नहीं आ रहा हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, नहीं 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 मुझे समर्थन मत दीजिए, नहीं। हम इस मामले में तटस्थ हैं, जिसको समर्थन देना है आकर के दे सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एनडीए का वो घोषित उम्मीदवार है, और उसमें अगर किसी को आस्था जग रही है तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। उनकी आत्मा अगर कह रही है कि नहीं नहीं, राधा कृष्णन जी बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, तो राधा कृष्णन कीजिए आप। अगर एनडीए उम्मीदवार में उनको एक सुचिता नजर आ रही है, अच्छा व्यक्तित्व है, राजनीति में भी रहे, सक्रिय राजनीति में भी रहे, अब गवर्नर भी रहे दो दो जगह के, कभी कोई डिस्प्यूट में नहीं पड़े, 40-45 साल का जो उनका जीवन है वो बिल्कुल पाक साफ है राजनीति का। तो अगर ये सोच करके आप मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन सरकार आपको ये कहने नहीं जा रही है कि हे उद्धव ठाकरे, हमारे ऊपर कृपा बरसाइए और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमें मदद कीजिए। आप आकर के दे दें तो कोई बात नहीं है। मित्रों, ये संदेश साफ साफ दोनों बाप बेटे तक पहुंचा दी गई है। अमित शाह एक इस हक में नहीं है कि वो आपको अप्रोच करे और आपको कहे कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं। तो ये आखिरी कोशिश थी बाप बेटे की कि ये एक मौका है जहां हम मोदी और शाह के नजदीक पहुंच सकते हैं और अपने एहसान तले सरकार से कुछ फेवर ले सकते हैं। डोर क्लोज कर दिया अमित शाह जी ने, दरवाजा बंद कर दिया, और यह भी संदेश दिया, राधा कृष्णन जी अच्छे उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार में आपको आस्था दिख रही है, अच्छे उम्मीदवार अगर हैं तो आप मतदान कीजिए। एनडीए ऐसा नहीं है कि आपके वोट को नहीं लेगी, क्या उपराष्ट्रपति आपके वोट को लेने से मना कर देंगे? नहीं, आपको अच्छा लगता है आप दीजिए। जब ये संदेश पहुंच गया बाप बेटे के पास, तो मित्रों कोहराम मच गया, खलबली मच गई कि ये क्या है, ये क्या मतलब हुआ। मैं बढ़कर के उनको मदद करना चाहता हूं और वो इस तरह से रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, खुलेआम किसी को बोल भी नहीं रहे हैं कि उनको किससे मदद चाहिए किससे नहीं चाहिए, और चुपके से हम तक संदेश भी पहुंच रहा है कि आप इस गफलत में मत पड़िएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप एनडीए के उम्मीदवार को मदद करेंगे तो उसके बदले में मैं आपको कुछ करने वाला हूं। नहीं, नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, और अगर चाहिए आपको देना है आप दीजिए, हम रोक भी नहीं रहे हैं। लेकिन एनडीए का कोई व्यक्ति आपके पास जाकर के गिड़गिड़ाएगा नहीं। सुन लीजिए माननीय उद्धव ठाकरे जी, साफ संदेश एनडीए के घटक दलों का भी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का साफ साफ संदेश पहुंच गया कि आपके पास हम हाथ जोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप हमारे एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा खेल देखिए, जब इस दोनों बाप बेटे को लग गया कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी और मामला बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जा चुका है और बहुत दूर जा चुका है, हमको रिलीफ नहीं मिलने वाला है दिशा सुशांत केस में, यह स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नजरिए से यह स्पष्ट हो गया है कि दिशा सुशांत के केस में मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है।
जब ये इत्मीनान हो गया दोनों बाप बेटे को, दोनों बाप बेटा ये कंफर्म हो गया कि अब भाई इधर तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि मैं इंडी अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन करूंगा। करो, रोका कौन है? तो जाकर के सबसे पहले आकर के बी सुदर्शन रेड्डी से मिल लिए और उनको सॉल वॉल जो भी है अपना हॉबनॉबिंग जो होता है वो शुरू किया और कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन करेंगे। लेकिन आखिरी दिन तक ये बात कहने के पहले तक वो लगातार कोशिश करता रहा दोनों बाप बेटा कि किसी प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री मान जाए उनकी बात को। अपने भाई को संदेश वाहक के रूप में मुख्यमंत्री के पास भेजा कि ये भी संदेश अगर चले जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि भाई इस मामले में मैं पढ़ूंगा ही नहीं। उनको कितनी सीट, अगर केंद्रीय नेतृत्व मुझे कहता है कि भाई कुछ सांसदों का जुगाड़ करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तब मैं कोशिश करूंगा, तब मैं देखूंगा कहां से जुगाड़ करूं। लेकिन ऐसा तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश आया नहीं है कि जरा आंख कान को खोल करके रखो और देखो कि कौन आ सकते हैं, 1 2 5 10 वोट जो है सो कम हो रहा है। इस तरह का कोई संदेश नहीं आया है कहीं से भी। जब इस तरह का कोई संदेश नहीं है तो मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकता हूं। तो मित्रों, इस बाप बेटा ने आखिरी उम्मीद छोड़ दी। इनको लगा था कि ये बड़ा अच्छा मौका आ गया है हमारे हाथ में, इससे बेहतर मौका नहीं हाथ में लगेगा गृह मंत्री के करीब जाने से और प्रधानमंत्री के करीब जाने के लिए। इससे बेहतर मौका नहीं लगेगा और इस बात को तो वो मान ही लेंगे। इधर से संदेशा आया कि बिना शर्त भी अगर आप समर्थन देते हैं तो आप दीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन बिना शर्त भी आप देने के लिए आ रहे हैं तो मैं ना ही हां कहूंगा ना ही ना कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं मौन व्रत धारण कर लूंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने मौन व्रत धारण कर लिया और प्रधानमंत्री निकल पड़े अपना जापान और चीन। अभी 2-3 दिन के बाद लौटेंगे तो फिर देखा जाएगा। 9 सितंबर तक चुनाव होने हैं, 9 सितंबर को ही मतदान होना है, वो पता चल जाएगा। तो 9 सितंबर तक प्रधानमंत्री अभी 2-3-4 सितंबर तक बाहर ही रहेंगे, वहां से लौट के आएंगे तो वो निकल लिए। उसके पहले सोचे थे कि कुछ सेटिंग गेटिंग कर लें हम, प्रधानमंत्री के बाहर जाने के पहले। सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाई दोनों बाप बेटे से, प्रधानमंत्री बाहर निकल लिए। गृह मंत्री अपना टूर पर हैं, कल बंगाल में थे और हर जगह अपने स्पीच में वो साफ साफ कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में हों, उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। और ये जो विधेयक आया है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, ये इन्हीं इन्हीं बाप बेटे जैसे नेताओं के लिए आया है। केजरीवाल तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है इस दोनों बाप बेटे का। केजरीवाल से तो ये दोनों बाप बेटा 4 कदम आगे निकल गया है। जब सचिन वाजेक जैसे ऑफिसर को सबको नकार करके हाई कोर्ट के निर्देश को ताक पर रख करके सचिन वाजेक का अपॉइंटमेंट इस दोनों बाप बेटे ने कर दिया। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए केंद्र में कानून भी बनाए जा रहे हैं और उस कानून के सहारे साफ साफ संदेश भी दिया जा रहा है। तो सितंबर अगस्त महीना को तो किसी तरीके से इसने काट लिया दोनों बाप बेटे ने, इन्होंने। लेकिन अब सितंबर का महीना जो है मित्रों, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अब कहां जाएंगे? 29 अगस्त को तो छुट्टी हो गई, चलिए हाँ, सितंबर में फिर वो दशहरे की छुट्टी आने वाली है। मतलब दीपावली दशहरे तक ये सोच रहे हैं कि इसको किसी तरीके से बढ़ा दें, लेकिन बढ़ने वाला नहीं है। अभी जो इंटरवेंशन फाइल हो रहा है, हमारी जो अभी बात हुई है वकील साहब से, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे और कहेंगे कि ये जो बार-बार तारीख बढ़ाई जा रही है, उसको टाइम बॉन्ड मैनर में इसको सुना जाए। और दूसरी बात, बहुत जल्द मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच सकता है, इसके लिए पहले मैं आपको बता चुका हूं। उस पर जब बात होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपने कब्जे में लेने की जो आखिरी चाल थी, आखिरी कोशिश थी बाप बेटे की, वो फेल कर दी अमित शाह जी ने। बहुत बड़े बाजीगर हैं और मैं इस मामले में बड़ा समर्थन करता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, बहुत समर्थन करता हूं, कम से कम इस मुद्दे पर। बेईमानों, भ्रष्टाचारों, बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों को जेल में डालने के लिए जितने वो कानून लाएंगे, जितने तरह का प्रयास करेंगे, क्यूबाई नेटवर्क चट्टान की तरह अमित शाह के पीछे खड़ा रहेगा। बशर्ते कि ऐसे बलात्कारियों को, जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, ऐसे आरोपियों को अविलंब सजा मिले, इसका इंतजाम करना पड़ेगा गृह मंत्री को। लेकिन अब ये जो मैंने आपको बताया कि जब ये चाल भी फेल हो गई और अब दोनों बाप बेटा ने कहा कि नहीं नहीं, हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन देंगे, तो घबराहट, उधर खलबली मच गई उस गैंग में। क्योंकि इधर दोनों बाप बेटा ने कहा था कि अभी देखो शैलेंद्र नगरकर, हम अभी जा रहे हैं गृह मंत्री जी के पास, संदेशा पहुंचा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन करेंगे और फिर ये केस को हम बायां दायां कर देंगे। नहीं हुई बात। अपने पावर गैलरी में संदेश भेजा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकदम आउट ऑफ वे जाकर के हम समर्थन करेंगे एनडीए के उम्मीदवार को। बात ही नहीं बनी। मजबूरी में आके कहना पड़ा कि इंडिया अलायंस को करेंगे। जैसे ही इंडिया अलायंस को कहेंगे, उधर उनके गैंग के लोग सारे नाराज, और खास तौर से माननीय सलमान खान, माननीय सलमान खान, वो रोज बाप बेटे के स्टॉक को मीजर करते रहता है घर में बैठ करके। ये दोनों का बाप बेटे का स्टॉक आज कितना बढ़ा, कितना घटा। अगर इस दोनों के बाप बेटे का स्टॉक बढ़ रहा है तब तो इसके साथ रहेंगे, अगर इस दोनों के बाप बेटे का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है तो फिर इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी एक और खुलासा मैं करूंगा एक दो दिन में, अभी उड़ती उड़ती खबर है, थोड़ा कंफर्म हो जाए कि बिहार में सलमान खान क्या करने वाले हैं, खबर आई है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सलमान खान इन दोनों बाप बेटे के ये जो सिगुफा छोड़ा हुआ था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देकर के हम कुछ बड़ा करवा लेंगे, तो सलमान खान एंड गैंग हो गया है नाराज दोनों बाप बेटे से कि भाई तुम खाली बकवास करते रहते हो, फोटो खिंचवा करके भेजते हो वो देवेंद्र फडणवीस के यहां से, और उधर उल्टी बात हो जाती है। तुम इधर फोटो खिंचवाते हो, उधर गृह मंत्री कहते हैं कि गद्दार को एक मौका भी नहीं देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ओपनली आकर के महाराष्ट्र में कहते हैं, भाषण में देते हैं, दोस्त को एक मौका दो, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को दो मौका दो, गद्दार को एक भी मौका नहीं दो बोलते हैं। गद्दार सिर्फ तुम्हारे लिए बोलते हैं। और अब तुमने जो आखिरी बात जो झांसा दिया हम लोगों को कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम करीब हो जाएंगे, वो करीबी भी खत्म हो गई तुम्हारी। तो वो गैंग भी अब इनसे हो गया है नाराज। उनको पता चल गया कि इसका शेयर वैल्यू खत्म है, पॉलिटिकल शेयर वैल्यू दोनों बाप बेटे का जीरो पर आ चुका है। अच्छा हुआ क्या, उस जीरो में एक जीरो का एडिशन हो गया, एक और पॉलिटिकल वैल्यू जिसका जीरो है, वो इसको तो एमएलए भी है कुछ और एमपी भी है। भले ही वो एमएलए एमपी कब तक इसके साथ है, तब तक ही साथ है जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री की नजर टेढ़ी नहीं हुई है। जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री की नजर टेढ़ी हो जाए, इनके 9 के 9 सांसद और 20 के 20 एमएलए फौरन कूद जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कुछ चले जाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ। तो सिर्फ कृपा पर यह जिंदा है, केंद्रीय गृह मंत्री की कृपा पर यह बाप बेटा अभी जिंदा है। तो इनके साथ अभी एक और जीरो का एडिशन हुआ, वो जीरो है इनके भाई राज ठाकरे। वो बीच में ब्रोकर के रूप में पहुंच गए, या कहीं भी जो पावर गैलरी के जो होते हैं पॉलिटिकल ब्रोकरेज चलता है ना, तो पॉलिटिकल ब्रोकरेज चलने लगा। साल पहना दो, ये पहना दो, पहले गाली दो, पहले बुरा भला कहो, और फिर उसके बाद पहुंच जाओ साल पहना दो। तो इन दोनों भाइयों की जो पॉलिटिकल शेयर है वो जीरो हो चुका है राजनीति के शेयर मार्केट में। तो ये दोनों मिल करके सोचा कि कुछ शेयर को उठाया जाए। दोनों मिले, दोनों ने अपने शेयर को बढ़ाने के लिए पहला कोशिश किया, बीईएसटी के चुनाव में, क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में, वहां आ गया रिजल्ट जीरो। तो इस दोनों की क्षमता का भी पता चल गया कि पॉलिटिकल इक्विटी अब इन दोनों के पास नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में जो, जैसे लोकसभा के बाद जो ग्राफ था, लोकसभा में तो खत्म हो गया, फिर विधानसभा में इनको उम्मीद थी कि हम 50-60 सीट ले आएंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी को खेत कर देंगे, उसके सामने तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे।
बात बनी नहीं। जनता ने समझ लिया कि एकनाथ शिंदे इनसे बेहतर इंसान है, बेहतर पार्टी है। अपनी कम से कम विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, वो अपोजिट विचारधारा के साथ अलायंस नहीं किया, पीठ में छुरा नहीं घोपा। विचारधारा के नाम पर कम से कम उन्होंने पीठ पे छोड़ा नहीं घोपा। विचारधारा के नाम पर कहा कि आपने गलत विचारधारा के साथ अलायंस किया है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं, छोड़ दिया। तो जनता ने एकनाथ शिंदे को असली नेता माना। असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ये दोनों का जो पॉलिटिकल इक्विटी है दोनों भाई का, वो भी जीरो हो चुका है। वेस्ट की चुनाव में खत्म हो गया। 21 में से एक सीट नहीं मिला, डक मिला। तो वो पॉलिटिकल इक्विटी भी जय जय श्री राम हो चुका है। जय जय श्री राम का मतलब आप सिया राम बोलिए। जय जय श्री राम का एक कहावत है, वो लोकोक्ति के रूप में करते हैं। जय 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 श्री राम मतलब बंटाधार हो गया। राजनीतिक बंटाधार दोनों भाइयों का हो चुका है। और लेकिन 0+0=0, 0-0=0। जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो को जीरो से घटाएंगे तो जीरो होगा। तो दो जीरो मिलकर के सोचे थे 100 बनाने के लिए। अरे तो उसके पहले एक लगाना पड़ेगा ना, तो एक भी नहीं है। मतलब जो दूसरा जीरो का एडिशन हुआ वो तो माइनस में है, वो जीरो भी नहीं है, वो माइनस में है। उसका तो कोई एमएलए नहीं, कोई कोई एमपी नहीं, कोई काउंसलर नहीं, बस मन से है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक पार्टी है, ना कोई काउंसलर, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, बस पार्टी बहुत बड़ी है। और बड़ी हुई और एकदम से दलाल मीडिया ने कह दिया, अरे दो भाई 22 बरस के बाद इकट्ठे आ गए। और ये राज ठाकरे ने कहा कि जो काम हमारे बाला साहब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। देवेंद्र फडणवीस से दुश्मनी की वजह से हम 0-0 मिल करके 100 करना चाहते हैं, बट 0+0=0। ये दोनों भाई ने अभी वहां जाकर के बोला देवेंद्र फडणवीस की वजह से आज हमको एक साथ आना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके, हमारे चाचा हमारे पिता नहीं कर सके, और वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। इनके खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए हम दोनों भाई एक हो गए हैं। और दोनों भाई एक होकर के जो पहला लिटमस टेस्ट हुआ उसमें 0। तो महानगर पालिका मुंबई, महानगर पालिका बृहन मुंबई का जो चुनाव होने वाला है, उसमें अब इन दोनों की पॉलिटिकल इक्विटी 0 पर पहुंच चुकी है। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां पर करामात दिखाएगी, ये मान लीजिए आप। होने वाला है ये। लोकसभा में तो भाईजान सब बहुत आ गए थे ना साथ में। सलमान खान पीछे से मदद कर रहे थे ना, पैसे से भी, और भाईजान सबको पहुंचते थे, वोट दो वोट दो, वरना इसके साथ तो जेल जाना ही है। वोट दो जल्दी वोट दो। तो लोकसभा में थोड़ी बहुत सीटें आ गई वहां पे। अब वो भी खत्म। क्यों? वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड बिल जो था उसके मुद्दे पर भाग गया। नहीं, इतना अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने से हम सरवाइव करेंगे या इंडिया अलायंस के साथ चलने से सरवाइव करेंगे। ये क्रॉस रोड पर खड़ा हो गया है। अब ये किधर जाए इसको पता नहीं चल रहा है दोनों बाप बेटे को। तो वक्फ बोर्ड बिल जब लाई सरकार तो उसके उसके समर्थन में आ गया। तो उसके बाद जो भी रहा सहा मुसलमान वोट था वो भी खत्म हो गया। लोग घर पहुंच गए, मातोश्री पहुंच गए, टोपी वाले लोग पहुंच गए इनके पास। भाई वक्फ बोर्ड के बिल का आप समर्थन कैसे कर रहे हैं? वॉकआउट कर गया था। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? आपको विरोध करना चाहिए था। पहुंच गए वो लोग। अब वहां क्या करें? वहां चुप चुप गए। वहां मतलब प्रयास कर रहे थे कि भाई संबंध बनाएं अभी भाजपा के साथ, तो वक्फ बोर्ड पर समर्थन कर दिया। अरे समर्थन करते नहीं करते कोई लेना देना नहीं था उससे। जो होना है, दोनों आदमी बहुत मजबूत हैं, जो करना होता है वो कर लेते हैं। फिर लेकिन नजदीक आने की कोशिश की वक्फ बोर्ड बिल पे, नहीं हुई। उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर साफ साफ चैप्टर क्लोज। तो 0 का एडिशन वाला जो कुनवा है उसका पॉलिटिकल इक्विटी 0 में तब्दील हो चुकी है। और जो आखिरी चाल थी उसको बाजीगर अमित शाह ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये चौसर क्लोज। सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। अदालती कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। जेल जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। एफआईआर करना अवश्यंभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री का बार बार
माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को संकेत भी जा रहा है कि आप बायां-दायां करना बंद कर दीजिए। अब ठीक है, आप कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश आता है तो फटाफट उस पर अमल प्रारंभ कीजिए। अगर आप पॉलिटिकली कोई तोहमत नहीं लेना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अदालत का जो फैसला आएगा उस पर फौरन से पेशतर अमल करने के लिए तैयार रहिए और अदालत का फैसला आएगा ही आएगा। बस सितंबर शुरू होने वाला है। हर माह में कुछ ना कुछ तो होगा और सितंबर में होगा, निश्चित होगा, क्योंकि सितंबर में दशहरे पूजे की दशहरा पूजा की शुरुआत होने वाली है और दशहरा की बड़ी धूम होती है। वो भी किस्सा बताऊंगा कि दशहरा ग्राउंड पर किसका कब्जा होने वाला है। पिछली बार तो उन्होंने धकिया दिया था, इस बार ये चुप लगा करके बैठ जाएगा दोनों भाई, दोनों डबल जीरो जो है वो भी बताऊंगा। लेकिन सितंबर की शुरुआत होने वाली है। आज शनिवार है, रविवार 2 दिन, मंडे ट्यूसडे को आप देखिए इंटरवेंशन फाइल होगा, तारीख मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।